नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। देखिए आज अपन जो है बात करने वाले हैं अपना जो बिंदु चल रहा था भाई अपने बात हिंदी व्याकरण में अपना कल जो मैंने बताया था वो पढ़ रहे थे अपन शब्द। और शब्द में मैंने आपको बता दिया था कि एक होते हैं विकारी शब्द और एक होते हैं अविकारी या अव्यय शब्द। उसमें अपन जो है आज पढ़ने वाले हैं जो अपना विकारी शब्द है, यानी जिनमें लिंग वचन काल कारक आदि के कारण परिवर्तन आता है। विकारी जो शब्द हैं उन विकारी शब्दों का अपना जो पहला भाग रहता है वो रहता है संज्ञा का। किसका रहेगा? संज्ञा। यानी शब्द के अंतर्गत अपन जिसकी बात करेंगे वो है अपनी संज्ञा। चलिए मैं इसको थोड़ा सा बढ़िया से लिख देता हूं यहाँ पे। देखिए संज्ञा की अपन आज बात करने वाले हैं, यानी शब्द के अंतर्गत अगर पहला बिंदु कभी भी आप पढ़ें तो वो आपको पढ़ना पड़ेगा संज्ञा। ठीक है, चलिए देखिए संज्ञा कहते किसे हैं। सबसे पहली बात संज्ञा, संज्ञा देखो शब्द जो है वो बना है सम प्लस ज्ञा से। सम प्लस ज्ञा से ये शब्द बना है। सम का अर्थ होता है सम्यक, सम का अर्थ होता है सम्यक यानी, और ज्ञा का अर्थ होता है ज्ञान। ज्ञा का क्या अर्थ होता है? ज्ञान होता है। यानी सम्यक ज्ञान, सम्यक ज्ञान देने वाले जो शब्द हैं वो क्या कहलाते हैं? संज्ञा कहलाते हैं। सम्यक ज्ञान का मतलब यहां पर क्या है? यानी कोई व्यक्ति हो सकता है, कोई वस्तु हो सकती है, कोई स्थान हो सकता है, आदि का अपने को ज्ञान कराने वाला, आदि को ज्ञान कराने वाला ही क्या कहलाता है? संज्ञा कहलाती है। यानी जिन इनके अगर नामों की बात करें, जैसे मैं यहाँ पे कहूँ, जैसे किसी व्यक्ति, किसी व्यक्ति, किसी व्यक्ति, वस्तु, किसी व्यक्ति हो सकता है, वस्तु हो सकती है, स्थान हो सकता है, भाव हो सकता है, गुण हो सकता है। ठीक है, इनका अपने को ज्ञान कराना। जैसे मान लो मैं अगर व्यक्ति की बात करूं तो व्यक्ति में मैंने लिखा, जैसे मानव लिखा, मानव लिखा, इस शब्द का सम्यक ज्ञान जो कराए वो कहलाती है संज्ञा। वो क्या कहलाती है? संज्ञा। अगर आप इसका सामान्य अर्थ देखें, संज्ञा का सामान्य अर्थ, या कई जगह इसका पर्याय भी लिखा गया है, इसको क्या कहते हैं? पर्याय भी कहते हैं। कई जगह लिखा हुआ है कि संज्ञा का पर्याय क्या होता है। पूछा जा सकता है प्रश्न कि संज्ञा का सामान्य अर्थ क्या होता है या संज्ञा का पर्याय क्या होता है। तब आपको इन दोनों चीजों का एक ही उत्तर देना है और वो है नाम। क्या देना है? नाम देना है। यानी आप मान के चलिए कि किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान जो कोई भी है इस प्रकृति में, जो भी सजीव है, निर्जीव है, जिनका अस्तित्व है, जिनका अस्तित्व नहीं भी है, वो सारे के सारे जिनकी कोई नाम है वो क्या है? संज्ञा है। यह आपको अपने माइंड में अच्छे से बैठा लेना है कि जहां कहीं पर भी कोई नाम है इस प्रकृति में, कुछ भी जितने भी नाम हैं वो सारे के सारे क्या है? संज्ञा है। प्रकृति में जितने भी नाम हैं वो सब के सब क्या है? संज्ञा है। यह आपको याद होना जरूरी है। ठीक है, इतनी बात समझ में आई होगी। दो चीजें क्लियर होनी चाहिए कि संज्ञा शब्द जो है वो बना है सम प्लस ज्ञा से, जिसका अर्थ होता है सम्यक ज्ञान कराने वाला। जिसका क्या अर्थ होता है? सम्यक ज्ञान कराने वाला। तो सम्यक ज्ञान कौन कराता है? संज्ञा कराती है। सम्यक ज्ञान कौन कराता है? संज्ञा कराती है। यानी जो सही ज्ञान, सही अर्थ का बोध जो करवाए वो कहलाती है संज्ञा। सही अर्थ का जो बोध कराएगी वो क्या कहलाएगी? संज्ञा कहलाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर ये चीज आपको ध्यान में होनी चाहिए। चलिए मैं आगे इसकी जो वास्तविक जो परिभाषा है उसकी मैं चर्चा कर लेता हूं। देखिए इसकी वास्तविक जो परिभाषा है वो है किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव, गुण, दोष, भाव, गुण, दोष, दशा, दशा अवस्था, दशा अवस्था आदि के, दशा अवस्था आदि के, आदि के नाम को, आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। आदि के नाम को क्या कहते हैं भाई? संज्ञा कहते हैं। अब भाई संज्ञा जो है, कई बच्चे ये वो सोच रहे होंगे कि संज्ञा का बिंदु किसको नहीं आता? सभी को आता है। लेकिन अगर इसी में से सवाल आए तब अपने दिक्कत हो जाती है। और सवाल आप मान के चलिए जहां पे हिंदी विषय जोड़ा गया है, हिंदी की व्याकरण जहां पर जुड़ी है, वहां पर 100% जो है वो इससे प्रश्न आता है। और आपका प्रश्न जो है 90% क्या होता है? गलत भी हो जाता है। तो पढ़ना कोई गलत बात नहीं है, पढ़नी चाहिए। पढ़ने से ही इसका सही ज्ञान होगा, सही चीज का पता चलेगा। और न पढ़िया तो बेरो है, थाने के उबाड़ो है। ठीक है ना? तो चलिए देखिए यहां पर अपन ने बात की है
कोई व्यक्ति हो सकता है, कोई वस्तु हो सकती है, कोई स्थान हो सकता है। व्यक्ति की मैं अगर बात करूं, जैसे मेरा खुद का नाम हो सकता है, किसी अन्य का नाम हो सकता है, जैसे मैंने अभी मानव लिखा था वो हो सकता है। वस्तु की बात करें तो वस्तुएं जैसे अपने वस्तु, मोबाइल वस्तु ही है, ठीक है, मोबाइल हो सकता है, ये मार्कर हो सकता है, ये बोर्ड हो सकता है, सारी चीज़ें हो सकती हैं वस्तु के अंतर्गत। स्थान की अगर बात मैं करूं तो जैसे जयपुर है, दिल्ली है ना, नोएडा है, अपना भारत है, तो वो स्थान है, ठीक है। भावों की अगर बात की जाए, भावनाओं की अगर बात की जाए, जैसे क्रोध है, प्रेम है, तो ये सारी चीज़ें हैं। गुण दोष आप जानते होंगे, ठीक है, अच्छाई है, बुराई है, ठीक है। तो ये सारी की सारी चीज़ें जो रहेंगी वो रहेंगी संज्ञा के अंतर्गत। यानी इनके जितने भी नाम हैं, इनके, देखो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, परिभाषा में भी हर बार ये चीज़ पढ़ते हो आप, लेकिन इस पर गौर नहीं करते, इस पर कभी गौर नहीं करते, सीधा ही लिखते व्यक्ति वस्तु स्थान भाव गुण दोष दशा। कई बच्चे तो ऐसे भी लिख देते हैं भाव गुण दोष दशा आदि को संज्ञा कहते हैं। आदि को नहीं कहते भाई, इन सब को संज्ञा नहीं कहेंगे, इनका जो नाम है, इनका जो नाम है वो संज्ञा कहलाता है। इनका जो नाम रहेगा वो क्या कहलाएगा, संज्ञा कहलाएगा। ठीक है, मेरे ख्याल से इतना आपके समझ में आया होगा। चलिए इसके उदाहरण में यहां पर देना चाहूंगा। जैसे मैंने लिखा राम, मैंने क्या लिखा, राम लिखा है, और राम जो है, राम क्या है, एक व्यक्ति है, राम क्या है, एक व्यक्ति है, तो मैं यहां पर इसका लिख देता हूं मानव। तो इसके ही दो रूप हो गए, एक तो ये नाम हो गया और एक ये नाम हो गया। तो इसके भेद भी क्या हो जाएंगे, अलग अलग हो जाएंगे भाई, इनके जो भेद हैं वो भी अलग अलग हो जाएंगे। तो अपन अभी जो बात करने वाले हैं वो करने वाले हैं संज्ञा के भेदों की, कि संज्ञा के भेद कितने होते हैं। चलिए मैं इसको मिटा देता हूं, इसके बाद में अपन भेदों की चर्चा करते हैं। देखिए आगे अपन अगर बात करें तो यहाँ पे देखिए मैं बात करूंगा संज्ञा के भेदों की, संज्ञा के भेद, संज्ञा के भेद। तो यहाँ पे संज्ञा के भेद या प्रकार जो है वो सामान्य रूप से अगर आपके सवाल आता है तो आपको 3 याद रखने हैं। कितने याद रखने हैं, 3 याद रखने हैं। नंबर 1 पे है व्यक्तिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, एक तो आपको ये याद रखनी है। एक व्यक्तिवाचक विशेषण भी होता है, तो वहां पे इसका थोड़ा सा ध्यान रखना है आपको। नंबर 2 की अगर मैं बात करूं तो यहां पर रहेगा जातिवाचक संज्ञा। दूसरे नंबर का कौन सा है, जातिवाचक संज्ञा। और अगर मैं थर्ड की बात करूं तो वो रहेगी अपने भाववाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। तो देखिए 3 प्रकार की संज्ञाएं हैं अपने पास में, एक है व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरी है जातिवाचक संज्ञा और तीसरी है भाववाचक संज्ञा। अब देखो इन तीनों चीजों में अंतर क्या है। सबसे पहली बात, अगर मैं बात करूं व्यक्तिवाचक संज्ञा की, देखिए आपके अगर उदाहरण समझ में आते हैं तो परिभाषाएं अपने आप समझ में आ जाएंगी। अगर आपको उदाहरण आते हैं तो परिभाषाएं आपको अपने आप समझ में आ जाएंगी। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा राम, राम एक नाम है इसलिए यह आता है व्यक्तिवाचक संज्ञा में। दूसरा मैंने लिखा ये एक मानव है, तो मैं इसको लिख सकता हूं मनुष्य, मनुष्य लिख दिया, मानव लिख दिया। और इसमें जो गुण होता है वो मैंने लिख दिया मनुष्यता। क्या लिख दिया, मनुष्यता। देखिए 3 चीजें हैं यहाँ पे। पहली बात ये कि एक विशेष नाम है, ये एक विशेष नाम है, और ये जो है विशेष नाम का मतलब होता है कि जिसका इस संसार में अलग महत्व हो, इस संसार में क्या हो, अलग महत्व हो, वो होता है विशेष नाम। फिर मैं अगर बात करूं कि ऐसा नाम जो संपूर्ण जाति के लिए प्रयुक्त हो, भाई जैसे मनुष्य की अगर मैं बात करूं तो संसार में मनुष्य बहुत हैं, सबके लिए मनुष्य अपन काम में ले सकते हैं। जैसे कोई अपना पड़ोसी है तो उसको भी मनुष्य कह सकते हैं, और कोई है तो उसको भी मनुष्य कह सकते हैं। लेकिन अगर किसी व्यक्ति को आपने राम के नाम से जाना है, अगर आपने कि वो राम है, और फिर से अगर किसी दूसरे राम नाम के व्यक्ति को अगर लाया जाए तो आप उसको मना कर देंगे कि ये वो व्यक्ति नहीं था। नाम तो उसका राम ही है लेकिन वो व्यक्ति नहीं था, क्योंकि वो उसका विशेष गुण था, वो उसका विशेष गुण था। तो 2 चीजें हैं यहाँ पे, जो संपूर्ण जाति के लिए प्रयुक्त हो, जो समूह के लिए प्रयुक्त हो, वो कहलाता है जातिवाचक संज्ञा। और अगर किसी व्यक्ति विशेष के लिए काम में आए, यानी कोई विशेष नाम हो संसार में, तो वो कहलाता है व्यक्तिवाचक संज्ञा। तीसरी अगर मैं बात करूं भाववाचक संज्ञा की, यानी वे शब्द जो भाव, गुण, दोष, दशा आदि के नाम का बोध कराए। जैसे यहां पर मनुष्य है, मनुष्य में एक गुण है, वो है मनुष्यता का, तो ये हो गई भाववाचक संज्ञा। इसको सिर्फ आप महसूस करते हैं, ये चीजें प्रकट रूप में नहीं होती हैं। तो इनका भी जो नाम है, भाई व्यक्ति था, मनुष्य था, मनुष्य में जो गुण आया, मनुष्य में जो गुण आया वो क्या होगा, उसका भाव है। भाई वो क्या है,
मनुष्यता का जो गुण है वो एक भावनाएं तो है, वो एक क्या है, भावनाएं है, बाकी और कुछ नहीं है। तो इस प्रकार के शब्द ज्यादा गलती किन में होती है, ज्यादा गलती आपको होती है भाववाचक संज्ञा में और जातिवाचक संज्ञा में। कुछ शब्द ऐसे हैं जो जातिवाचक संज्ञा के हैं और उनको आप व्यक्तिवाचक में भी प्रयुक्त में आते हैं, तो उनको मैं एक एक को क्लियर करूंगा। सबसे पहले ये चीज क्लियर होनी चाहिए कि संज्ञा के भेद कितने हैं। जब सामान्य रूप से सवाल आता है कि संज्ञा के कितने भेद हैं, तो आपको कितने बताने हैं, 3 ही बताने हैं। नंबर 1 पे आएगा व्यक्तिवाचक संज्ञा, 2 पे आएगा जातिवाचक संज्ञा और 3 पे आ जाएगा भाववाचक संज्ञा। तो यहां पर एक सवाल और बनता है हमारे यहां, वो ये बनता है कि अर्थ के आधार पर संज्ञा के भेद कितने हैं। अर्थ के आधार पर संज्ञा के भेद, अगर ये सवाल आता है, संज्ञा के भेद अगर ये सवाल आता है, तब आपका उत्तर जो है वो 3 नहीं आएगा। कितना आएगा, चलिए वो देखते हैं कि कितना आने वाला है। नंबर 1 पे तो अपने रहेगी व्यक्तिवाचक संज्ञा, नंबर 1 पे क्या रहेगी, व्यक्तिवाचक संज्ञा। नंबर 2 की बात करें तो वो रहेगी अपने जातिवाचक संज्ञा, दो नंबर पे क्या रहेगी, जातिवाचक संज्ञा। और नंबर 3 की अगर मैं बात करूं तो वो रहेगी द्रव्यवाचक संज्ञा। कौन सी होगी, द्रव्यवाचक संज्ञा। और नंबर 4 पे अगर मैं बात करूं तो वो होगी अपने समूहवाचक संज्ञा। ये है अर्थ के आधार पे है। और नंबर लास्ट जो अपना रहेगा वो रहेगा भाववाचक संज्ञा। ठीक है, तो संज्ञा के जो 2 भेद मैंने यहाँ पे एक्स्ट्रा बताए हैं, ये दोनों भेद जो अपने सामान्य भेद हैं उनमें जो है जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत ये दोनों भेद आ जाते हैं। यानी अपनी जो जातिवाचक संज्ञा है, इसी जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत अपने जो एक द्रव्यवाचक है और एक समूहवाचक, ये दो जो संज्ञाएं हैं वो अपनी जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आती हैं। लेकिन अगर सवाल पूछा जाता है कि अर्थ के आधार पर संज्ञा के कितने भेद हैं, तब आपको बताने हैं 5। कितने बताने हैं, तब यहां पर आपको कितने बताने हैं, 5 बताने हैं। कौन कौन से हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक, द्रव्यवाचक, समूहवाचक और भाववाचक, ये बताने। और सामान्य रूप से अगर सवाल आता है कि संज्ञा के कितने भेद हैं, तो आपको कितने बताने हैं, 3 बताने हैं, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक संज्ञा। ठीक है, समझ में आई होगी इतनी बात। चलिए अब मैं एक एक संज्ञा को लेके बढ़िया से चलता हूं और एक एक आपको समझाता भी जाता हूं। ये इतना फॉर्मेट आपके क्लियर हुआ होगा, स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो आप ले सकते हैं। देखिए आगे अपन बात करेंगे अभी नंबर 1 पे जो अपनी रहेगी वो रहेगी व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा, देखिए इसमें क्या होता है, यानी मैंने आपको बताया था कि किसी व्यक्ति कोमा वस्तु, व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि के विशेष नाम को क्या कहते हैं, आदि के विशेष नाम को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। आदि के विशेष नाम को क्या कहते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। आदि का जो विशेष नाम होगा, विशेष नाम का मतलब जो रहेगा अपना, विशेष नाम का मतलब होता है ऐसा नाम जो दुनिया में अन्य कोई नहीं हो, यानी नाम ऐसा हो जो गुण के आधार पे हो। जैसे मैं यहाँ पे बात करूं, जैसे मैंने लिखा सुरेश, मैंने नाम लिखा सुरेश। अब भाई जिस व्यक्ति को, मान लो सुरेश नाम का कोई व्यक्ति आपके सामने आया और फिर वही व्यक्ति अगर आता है तो ये विशेष है, ठीक है। और दूसरा व्यक्ति आया और फिर आप पहचान नहीं पाओ, तो वहां पर व्यक्तिवाचक संज्ञा है। भाई कोई व्यक्ति आया, सुरेश नाम का व्यक्ति हजारों है, लाखों व्यक्ति हैं इस नाम के, लेकिन ये विशेष क्यों हुआ, ये व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत क्यों आया, क्योंकि इनके जो गुण हैं वो किसी दूसरे सुरेश से नहीं मिल सकते। वरना तो फिंगरप्रिंट ही वो ये लगा के दूसरे के पैसे निकाल लेता, बैंक से फ्रॉड भी कर सकता था, लेकिन ये ऐसा नहीं है। ठीक है, इसमें कुछ विशेष गुण है, विशेष ये नाम है। जैसे मैं आगे बात करूं, मैंने लिखा चंद्रमा, मैंने लिखा हिमालय, क्या लिखा, हिमालय लिखा। मैं यहाँ पे लिख दूंगा जैसे अरावली, ठीक है। मैंने यहाँ पे लिख दिया जैसे जयपुर, ठीक है, जयपुर लिख दिया। मैं यहाँ पे लिख दूंगा जैसे दिल्ली। तो ये क्या है, ये नाम है, ये विशेष नाम है। मैंने लिखा जैसे ताजमहल, ताजमहल। तो भाई मैंने जैसे मान लो मैंने चंद्रमा का नाम लिया, आपका ध्यान तुरंत कहाँ पे गया, सिर्फ वो एक चांद ही है, विशेष नाम है। मैंने हिमालय का नाम लिया तो आपका दिमाग सीधा हिमालय पे जाएगा। किसी दूसरे पर्वत को देख के तो आप उसको हिमालय नहीं कह सकते ना,
उसको पहचान ही नहीं पाएंगे। भाई आपने हिमालय देखा है, किसी दूसरे पर्वत को नहीं देखा, दूसरे पर्वत को नहीं देखा, तो आप हिमालय को जब आपके सामने हिमालय आएगा तो उसको तो पहचान लेंगे, लेकिन कोई अन्य पर्वत आएगा तो उसको नहीं पहचानेंगे और ना ही उसको हिमालय कहेंगे। क्यों नहीं कहेंगे? क्योंकि ये विशेष है। ये क्या है? विशेष है। अरावली की अगर मैं बात करूं तो अरावली भी अगर आपने देखी है, अरावली पर्वतमाला अगर आपने देखी है और फिर आपके सामने कोई दूसरा पहाड़ लाया जाए, तब आप उसको पहचानने से इनकार कर देंगे। तो ये क्या है? ये अरावली जो नाम था वो विशेष नाम है। भाई आपने जो जयपुर शहर घूमा है, ठीक है, जयपुर में आप गए हो, जब भी किसी दूसरे सिटी में जाते हो, आप दूसरे शहर में जाते हो, वहां पे आपको कोई पूछ ले कि ये देखो जयपुर है, तब आप मना कर देंगे कि ये तो जयपुर नहीं है, क्योंकि जयपुर तो मेरा देखा हुआ है। भाई जयपुर तो मेरा क्या है? देखा हुआ है। तो ये विशेष नाम है। ताजमहल की बात करें तो ये भी ऐसा ही है, ठीक है। तो ये सारे के सारे जो है विशेष नाम है। और दूसरी बात, जितने भी जातिवाचक संज्ञाएं हैं उनकी व्यक्तिवाचक संज्ञाएं भी होती हैं और व्यक्तिवाचक संज्ञाओं की जो है वो जातिवाचक संज्ञाएं भी होती हैं। जैसे मैं यहाँ पे सुरेश की बात करूं तो सुरेश एक मानव है, तो मानव क्या होगी? मानव जातिवाचक संज्ञा हो गई। मानव क्या हो गई? जातिवाचक संज्ञा। मानव क्या हो गई? जातिवाचक संज्ञा हो गई। और अगर मैं आगे बात करूं, चंद्रमा है, चंद्रमा क्या है? चंद्रमा क्या है? उपग्रह है। चंद्रमा क्या है? उपग्रह, ठीक है। तो ये हो गया। हिमालय क्या है? हिमालय एक पर्वत है, तो मैंने पर्वत कर दिया। तो ये क्या है? ये जातिवाचक संज्ञा के उदाहरण है। ये सारे के सारे उदाहरण किसके हैं? ये जातिवाचक के। क्योंकि जितने भी पर्वत हैं, जितने भी हिमालय हो चाहे कोई अरावली हो, तो जितने भी हैं उन सबको क्या कहते हैं? पर्वती कहते हैं। सबको क्या कहते हैं? पर्वती कहते हैं। तो ये पूरी की पूरी उसकी जाति का बोध करवा रहा है, पूरी की पूरी जाति का बोध करवा रहा है। और यहाँ पर ये विशेष नाम का बोध करवा रहा है, ये जाति का बोध करवा रहा है और ये विशेष नाम का बोध करवा रहा है। इसलिए ये व्यक्तिवाचक संज्ञा होंगे और ये जातिवाचक संज्ञा होंगे, ठीक है। चलिए इसमें कुछ और चीजें हैं जो मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूंगा कि जब भी कोई शब्द अपने गुण विशेष को प्रकट करने के लिए अनेक लोगों के लिए अगर प्रयुक्त होता है, तो वहां पर आपका जो व्यक्तिवाचक संज्ञा है वो किसमें बदल जाती है? जातिवाचक संज्ञा में बदल जाएगी। जैसे मैं यहाँ पे बात करूं, जैसे अगर लिखा जाए कि कालिदास, कालिदास भारत के, कालिदास भारत के शेक्सपियर है। शेक्सपियर सुना होगा नाम आपने, ठीक है, शेक्सपियर का नाम सुना होगा। देखिए कालिदास को भारत का क्या कह दिया? शेक्सपियर कह दिया। तो यहां पर जो ये शब्द आया है, ये उस व्यक्ति के लिए काम में नहीं आया है, ये किसके लिए काम में आया है? कालिदास के लिए काम में आया है। भाई इसकी संज्ञा कोई भी दे सकता है, इसकी संज्ञा कोई भी दे सकता है। जैसे जैसे भारत में, भारत में रावणों की कमी नहीं है, रावणों की कमी नहीं है, कमी नहीं है। अगर आपने ये लिखा भारत में रावणों की कमी नहीं है, तो यहां पर देखिए अगर मैं सीधा यहां पर कहता कि रावण, रावण लंका का राजा था, रावण लंका का राजा था, तो ये रावण जो शब्द है ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है। ये क्या है? व्यक्तिवाचक। लेकिन मैंने यहां पे क्या कहा? भारत में रावणों की कमी नहीं है। बहुवचन से मतलब नहीं है, एक वचन बहुवचन से मतलब नहीं है कि यहाँ पे तो रावण एक वचन है और यहाँ पर रावणों बहुवचन आ गया, यहाँ पर बहुवचन आ गया, उससे मतलब नहीं है। लेकिन ये जो रावण शब्द आया है वो किसी ऐसे व्यक्ति के लिए हो सकता है जो दुष्ट है, जो दुराचारी है, जो दुष्ट है, उसके लिए काम में आया है। तो यहाँ पर ये जो शब्द आया है वो जातिवाचक संज्ञा है। यहाँ पर क्या है? ये जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण है। किसका उदाहरण माना जाएगा? जातिवाचक संज्ञा का। तो यहाँ पर यही बात मैंने बताई है कि व्यक्ति विशेष का नाम हो सकता है अगर वो संपूर्ण जाति के लिए प्रयोग में आ रहा है, संपूर्ण समूह का वो बोध करवा रहा है, तब वहां पर जातिवाचक संज्ञा होगी। ये क्लियर है, आप समझ सकते हैं इस बात को कि यहाँ पे देखिए, यहाँ पर जो रावण था उस एक व्यक्ति विशेष के नाम का बोध करवा रहा था, लेकिन यहाँ पर जो रावण आया है वो एक पूरी की पूरी जाति का बोध करवा रहा है। यानी ऐसी जाति जो क्या है? बुरे व्यवहार करने वाली है, बुरी जाति है, उसके लिए यहाँ पर काम में आया है, ठीक है। तो जातिवाचक संज्ञा इसमें हो जाएगी और यहाँ पर जो होगी वो होगी व्यक्तिवाचक संज्ञा। ठीक है, क्लियर है? इतना समझ में आया होगा। चलिए मैं इसको मिटाता हूं, फिर और जो है बहुत सारे उदाहरण आपको लिखवाते हैं और दूसरी जो अपनी संज्ञा रहती है, कौन सी? जातिवाचक संज्ञा, उसकी अपन बात करते हैं। देखिए यहां पर अगर बात की जाए नंबर 2 पे अपनी जो रहती है वो रहती है जातिवाचक संज्ञा। कौन सी है भाई? जातिवाचक संज्ञा। देखिए जातिवाचक संज्ञा क्या होती है, यानी मैंने पहले भी आपको बता रखा है, किसी व्यक्ति का नाम हो सकता है, व्यक्ति हो सकता है, व्यक्ति हो सकता है, वस्तु हो सकती है, स्थान हो सकता है, व्यक्ति हो सकता है, वस्तु हो सकता है, स्थान हो सकता है, आदि के समूह के नाम का, समूह के नाम का अगर बोध होता है तो वहां पर कौन सी संज्ञा होगी? जाति की। यानी समूह हो सकता है, संपूर्ण जाति हो सकती है,
तो संपूर्ण जाति भी हो सकती है और समूह भी हो सकता है। इनके अगर नाम का बोध होता है तो वहां पे क्या आएगी, जातिवाचक संज्ञा आएगी। जैसे मैं अगर उदाहरणों की बात करूं तो मैंने लिखा पर्वत। अब मैंने पर्वत जैसे ही आपसे पूछा तो आपके दिमाग में जो है पर्वत को लेके कंफ्यूजन है। मैंने आपको कहा कि आप पर्वत पर घूम के आओ, तब आप सवाल पूछेंगे कि सर आप कौन से पर्वतवे में घूम के आना है, कौन से पर्वतवे में घूम के आना है। तो यहाँ पर ये सभी पर्वतों की बात करेगा, हिमालय की भी बात करेगा, अरावली की बात करेगा, एंडीज पर्वतमाला की बात करेगा, रॉकीज पर्वतमाला की बात करेगा, जितनी पर्वतमालाएं हैं सभी की ये यहाँ पर बात करेगा। अगर मैं लिख दूं नदी, अगर मैंने लिख दिया शहर, जिला, कस्बा, गांव, ये जितने भी शब्द हैं, पेड़ लिख दिया, तो ये सारे के सारे जितने भी नाम है वो संपूर्ण जाति का बोध करवा रहे हैं। यानी पेड़ों में बहुत सारे पेड़ हो सकते हैं, गांव में भी अलग अलग गांव के नाम हो सकते हैं, कस्बा हो सकता है, शहर हो सकता है, जिले अपने अलग अलग हैं, शहर अपने अलग अलग हैं, नदियां अपने अलग अलग हैं, ठीक है, झीलें हो सकती हैं, नहरें हो सकती हैं। तो ये सारे के सारे क्या है, जातिवाचक संज्ञा के उदाहरण है। पशु हो सकता है, मानव हो सकता है, मित्र हो सकता है, दोस्त हो सकता है, ढेर उदाहरण है किसके, जातिवाचक संज्ञा के। यहां पर इंपॉर्टेंट चीज भी है, वो क्या है, देखिए मैंने यहां पे लिखा गाय शब्द, तो गाय शब्द कभी भी जो है व्यक्तिवाचक संज्ञा में नहीं आएगा, क्योंकि आप कह दोगे कि सर पशु है और पशुओं में अगर गाय का नाम आ गया, पशु जातिवाचक संज्ञा है, गाय का नाम आ गया तो क्या यह व्यक्तिवाचक हो सकता है, नहीं होगा, कभी भी नहीं होगा, क्योंकि गाय की भी जो है अलग अलग प्रकार की नस्लें होती हैं, गाय की भी जो है अलग अलग प्रकार की नस्लें होती हैं। जैसे मैंने कहा जर्सी गाय, जर्सी गाय, तो जर्सी गाय जो है वो अपने क्या हो जाएगी, व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगी। जर्सी गाय की अगर मैं बात करूं तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगी, क्योंकि देखो पशुओं में गाय है, गाय एक जाति है और इसी का जो नाम यहां पर निकाला है, उपजाति अपन कह सकते हैं, वो निकाला है जर्सी गाय। जर्सी गाय में भी अपने गाय का अगर नाम निकाल लिया, गाय का हमने क्या निकाल लिया, नाम निकाल लिया, तो वो हो जाएगा व्यक्तिवाचक संज्ञा में। ठीक है, समझ में आई इतनी बात। चलिए आगे अगर बात की जाए, कई बार क्या होती है, कोई जातिवाचक संज्ञा जो होती है वो व्यक्तिवाचक का भी रूप ले लेती है। वो कैसे लेती है, जैसे मैंने यहां पे कहा कि गांधी जी ने भारत को आजाद कराया, आजाद कराया, तो यहां पर जो गांधी जी शब्द आया है वो व्यक्तिवाचक संज्ञा का है। और देखो उदाहरण देखो, अगर सॉरी मैं यहाँ पे बताना चाहूंगा आपको कि यहाँ पर जो गांधी जी शब्द है वो है व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण। यहाँ पर जो गांधी जी है वो व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण है। क्यों है, क्योंकि यहाँ पे गांधी जी जो है, यहाँ पर जो गांधी जी जो शब्द आया है वो महात्मा गांधी के लिए आया है। किसके लिए आया है, महात्मा गांधी के लिए, तो यहाँ पर ये व्यक्तिवाचक हो गया। वैसे गांधी की अगर बात करें तो गांधी जो है वो संपूर्ण जो गांधी जो जाति है उसके सभी का आ जाता है, तो ये वैसे जातिवाचक संज्ञा है। लेकिन अगर ये किसी व्यक्ति विशेष के लिए आए, जैसे सरदार जी की बात करें कि सरदार वल्लभ भाई पटेल जो थे, सरदार जी भारत के प्रथम गृह मंत्री थे, सरदार जी भारत के प्रथम गृह मंत्री थे। तो अगर इस प्रकार का सवाल आता है कि गृह मंत्री थे सरदार जी, तो वहां पे अगर वो कोई जाति सूचक शब्द है और वो किसी इस विशेष व्यक्ति के लिए आ रहा है तो वहां पर होगी व्यक्तिवाचक संज्ञा। अन्यथा अगर सरदार शब्द आया, सरदार जी शब्द आया, तो वहां पर हो जाएगी व्यक्तिवाचक संज्ञा। ठीक है, इतनी बात क्लियर हुई होगी। देखिए मैं इसको मिटा देता हूं, आगे मैं लिखता हूं, अगली जो अपनी संज्ञा रहेगी, इसी के जो भेद रहेंगे उनके पर बात करेंगे। देखिए आगे मैं बात करने वाला हूं जातिवाचक संज्ञा के भेद, जातिवाचक संज्ञा के भेद, जातिवाचक संज्ञा के भेद। ठीक है, तो जातिवाचक संज्ञा के भेदों की अगर बात करें तो मैंने दो भेद बताए थे आपको। एक तो था अपने द्रव्यवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा, एक तो है अपनी द्रव्यवाचक संज्ञा, और दूसरी अपनी जो रहती है वो रहती है समूहवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा। ठीक है, दो संज्ञाएं अपने हैं, एक तो है द्रव्यवाचक संज्ञा और एक है समूहवाचक। देखो जातिवाचक के संज्ञा के अंतर्गत ये दोनों संज्ञाएं आती हैं, लेकिन अर्थ के आधार पर ये दो जो भेद हैं वो अलग अलग कर दिए गए हैं। जैसे द्रव्यवाचक की मैं बात करूं तो यहाँ पर जो पदार्थों के नाम है, जो पदार्थों के नाम है वो सारे के सारे क्या होंगे, द्रव्यवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएंगे। जैसे मैं अगर बात करूं, पत्थर की बात करूं
पत्थर मैंने पद शब्द लिखा तो ये द्रव्यवाचक संज्ञा है। अगर मैं लिखता हूं सोना, अगर मैं लिखता हूं ईंट, मैंने लिख दिया चांदी, लिख दिया पानी, ठीक है। तो ये सारे के सारे जो उदाहरण हैं, सारे के सारे ये जो उदाहरण हैं वो किसके माने जाएंगे? द्रव्यवाचक संज्ञा के। और द्रव्यवाचक संज्ञा अगर आपके ऑप्शन में नहीं है तब वहां पर आपको क्या करना है, वहां पर इसका आपको कर देना है जातिवाचक संज्ञा। अब देखो पत्थर में भी अगर मैंने लिख दिया संगमरमर, क्या लिखा? संगमरमर। संगमरमर अगर मैंने लिखा है तो संगमरमर जो शब्द है वो भी जातिवाचक संज्ञा का है। अब आप कहोगे कि सर पत्थरों में तो संगमरमर आ गया तो ये जातिवाचक का कैसे हुआ, व्यक्तिवाचक का क्यों नहीं हुआ? भाई संगमरमर जो है, संगमरमर भी बहुत प्रकार का आता है, ये एक जाति है, ये भी एक जाति है, और इसकी ये भी उपजाति है, और इसकी भी बहुत सारी उपजातियां हैं, ठीक है। तो संगमरमर जो शब्द है वो जातिवाचक संज्ञा का माना जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर ये सारे मैंने बता दिए कि जो पदार्थों के जितने भी नाम हैं वो सारे के सारे क्या होंगे? द्रव्यवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। आगे बात करें समूहवाचक संज्ञा की, तो समूहवाचक संज्ञा में क्या होता है? देखो समूह के नाम का बोध होगा, किसका नाम के बोध होगा? समूह के नाम का बोध होगा। तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूं समूह के नाम का बोध। समूह के जितने भी नाम हैं, जैसे अगर बात की जाए, जैसे मैंने लिखा सेना, आपको देखकर ऐसा लगना चाहिए कि ये जो है बहुत सारे हैं। सेना का नाम लेते किसी एक, भाई एक सैनिक आ रहा है उसको सेना नहीं कह सकते, बहुत सारे समूह में अगर कोई आते हैं तो उसको सेना कहते हैं। आगे मैं अगर बात करूं सेना के बाद में, जैसे मैंने लिखा मंडली, मैंने क्या लिखा? मंडली लिखा। तो मंडली जो शब्द है उसमें भी बहुत सारे हैं। मंडली के बाद में अगर सभा की बात की जाए तो अकेला व्यक्ति सभा नहीं कर सकता, बहुत सारे व्यक्ति उसमें चाहिए होते हैं, तो यहाँ पर सभा हो सकती है। यहाँ पर अगर मैं भीड़ की बात करूं तो भीड़ जो शब्द है, भीड़ नाम में ही जो है बहुत सारे व्यक्तियों का बोध होता है, भीड़ जो नाम है उसमें भी बहुत सारे व्यक्तियों का बोध होता है। तो इस प्रकार के जो शब्द हैं वो सारे के सारे क्या कहलाएंगे? सम्मेलन हो सकता है, भाई सम्मेलन हो सकता है, तो वो भी किसका उदाहरण होगा? समूहवाचक संज्ञा का। यानी ऐसे शब्द जिनके नाम से ही अपने को लगे कि बहुत सारे हैं, जिनके नाम से ही अपने को लगे कि बहुत सारे हैं, तो वहां पर क्या होगा? समूह का बोध होगा, और समूह का बोध होते ही कौन सी संज्ञा हो जाएगी? समूहवाचक संज्ञा। ठीक है, क्लियर है इतना? चलिए ये सारी चीजें आपकी समझ में आई होंगी। चलिए अपन आगे जो है अपनी जो लास्ट जो संज्ञा बचती है उसकी अपन बात कर लेते हैं, तो इसमें आपके कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए मैं इसको मिटा देता हूं और इसके बाद में जो है अपन बात करेंगे किसकी? भाववाचक संज्ञा की। एक ही संज्ञा रहती है, आज इस टॉपिक को अपन खत्म करके ही दम लेंगे, क्योंकि एक ही वीडियो बनाना है अपने को, इसका ज़्यादा नहीं बनाना है, ज़्यादा लंबा इसको नहीं खींचना है। ज़्यादा लंबा खींचेंगे तो आप भी बोर हो जाएंगे, परेशान हो जाएंगे। चलिए अपनी लास्ट जो संज्ञा बचती है वो बचती है भाववाचक संज्ञा। नंबर 3 पे जो रहेगी अपने, वो रहेगी भाववाचक संज्ञा। बहुत सरल है अगर आप इसको ढंग से समझते हैं। भाववाचक संज्ञा बहुत सरल है, बस आपको इसमें समझना है, रटना कुछ भी नहीं है। तो आपको याद रखना है कि भाव, गुण, दोष, दशा अवस्था हो सकती है, दशा अवस्था आदि का नाम होना चाहिए। आदि के नाम जो होंगे वो सारे के सारे किस में आएंगे? भाववाचक संज्ञा में आएंगे। जैसे मैंने लिखा बचपन, क्या लिखा? बचपन लिखा। मित्रता लिखा, बचपन लिखा, मित्रता लिखा। बुढ़ापा लिखा, अच्छाई लिखा, बुराई लिखा। अच्छाई के बाद में क्या आती है? बुराई आती है, नहीं करनी है आपको ना। तो बुराई, यहाँ पे ये सारे के सारे जो शब्द रहते हैं वो किसके हैं? भाववाचक संज्ञा के। देखो भाववाचक संज्ञा में होता क्या है? भावनाएं होती हैं। बचपन में आप सिर्फ उसको महसूस किया होगा। बचपन जो था अपना वो एक भाव ही तो है, और क्या है भाई? भाव ही तो है, किसी व्यक्ति का नाम नहीं है, कोई व्यक्ति के समूह का नाम वो बोध नहीं करवा रहा है। जैसे बच्चा है और बच्चे से क्या बन गया? बचपन बन गया। तो ये सारी चीजें आपको आनी चाहिए, ठीक है। समझ में आई होगी इतनी बात। अभी जो है मैं थोड़ा सा और करवा देता हूं इसको कि भाववाचक संज्ञाएं जो है किन किन संज्ञाओं से बनती हैं। यानी जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा बनाना है, विशेषण से भाववाचक संज्ञा बनाना है, वो मैं यहाँ पर थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। सबसे पहले मैं बात करूंगा जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा बनाना। अगर जातिवाचक संज्ञा है और उसको आपको क्या बनाना है? भाववाचक संज्ञा बनाना है। क्या बनाना है? जातिवाचक संज्ञा को आपको बनाना है भाववाचक। जैसे सबसे पहले मैं बात करूं, कोई मित्र शब्द आया तो मित्र का आप क्या करोगे? मित्रता कर दोगे। मित्र शब्द आया तो उसको क्या कर दोगे? मित्रता कर दोगे। अगर आपके सामने आया दोस्त शब्द तो आप क्या करोगे? दोस्ती कर दोगे। दोस्त का क्या हो जाएगा? दोस्ती हो जाएगा। और अगर मैं बात करूं आगे, मनुष्य आ जाएगा, मनुष्य का क्या होगा? मनुष्यता हो जाएगा। मनुष्य का क्या होगा? मनुष्यता हो जाएगा। मनुष्य का क्या होगा भाई? मनुष्यता हो जाएगा, ठीक है। ये सारी चीजें आपके समझ में आ रही होंगी। अगर मैंने लिखा पशु, जैसे पशु शब्द जातिवाचक का है तो इसकी भाववाचक संज्ञा क्या होगी? पशुत्व होगा। क्या होगा? पशुत्व, ठीक है। अगर मैंने लिख दिया नर, नर का क्या होगा? नरत्व,
नर का क्या हो जाएगा, नृत्व हो जाएगा। अगर मैंने लिख दिया आदमी, शब्द लिख दिया मैंने जैसे आदमी, तो आदमी का क्या होगा, आदमी का हो जाएगा आदमियत, आदमियत हो जाएगा। आदमी का क्या होगा भाई, आदमियत हो जाएगा। तो ये सारी चीजें जो है आपको आनी चाहिए। जैसे मैं अगर 2-4 उदाहरणों की बात और करूं, जैसे अपने बच्चा आ सकता है, बच्चा अगर शब्द आ जाए तो क्या होगा, बच्चा का क्या हो जाएगा, बचपन हो जाएगा। बच्चा का क्या हो जाएगा, बचपन हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें अपने जो है वो आनी चाहिए। बहुत सारी मैं यहाँ पे लिखवा सकता हूँ, उसका कोई मतलब नहीं है, ठीक है। आपको किताबों में बहुत जगह ऐसे मिल जाएंगी, लेकिन ये चीज़ें जो है ये सारी की सारी भाववाचक संज्ञा की होती हैं। अगर वहाँ पे आ गया जैसे ये मनुष्यता का गुण नहीं है, ये मनुष्यता का गुण नहीं है, तो यहाँ पर अगर अंडरलाइन करके दे दे कि मनुष्यता यहाँ पर शब्द क्या है, तो मनुष्यता यहाँ पर जो शब्द रहेगा वो रहेगा अपने भाववाचक संज्ञा का, ठीक है। चलिए आगे मैं अगर बात करूं, भाववाचक, ये जातिवाचक से तो अपन ने भाववाचक संज्ञा बना ली। अपन अभी जो है बात करने वाले हैं सर्वनाम से भाववाचक संज्ञा बनाना। तो सर्वनाम से भाववाचक संज्ञा कैसे बनती है, देखिए मैं यहाँ पे जातिवाचक की जगह क्या लिख देता हूँ, सर्वनाम लिख देता हूँ। जाति की जगह क्या लिख देंगे, सर्वनाम। सर्वनाम की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर जैसे मैंने लिखा निज, निज का क्या हो जाएगा, निजत्व। निजता भी होता है और निजत्व भी होता है। जैसे मैंने मम लिखा, मम का क्या हो जाएगा, ममत्व हो जाएगा। ये परीक्षा में आया हुआ भी है, ममत्व या ममता हो जाएगा, ममत्व भी हो जाएगा और ममता भी हो जाएगा। अगर आगे मैं बात करूं, जैसे जैसे मैंने लिखा आप है, आप का क्या हो जाएगा, आप शब्द अगर आता है तो यहां पर हो जाएगा आपा, आपका क्या हो जाएगा, आपा हो जाएगा। आगे अगर बात की जाए जैसे अपना है, तो अपना का क्या होगा, अपना है तो अपनापन भी होता है, अपनापन भी होता है और अपनत्व भी होता है, अपनापन भी है और अपनत्व भी है। तो ये जो है कुछ जो है अपने उदाहरण किसके रहेंगे, सर्वनाम के रहने वाले हैं। आगे अगर बात की जाए सर्वनाम के बाद में जो आता है वो अपने आता है विशेषण। तो विशेषण से भी कुछ भाववाचक संज्ञाएं जो है वो बन सकती हैं। वो कैसे बनती हैं वो भी मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ। जैसे विशेषण, अगर आपने कोई शब्द लिया और सर्वनाम को मैं मिटा देता हूँ, यहाँ से यहाँ पर मैं लिख देता हूँ विशेषण। क्या लिखेंगे, विशेषण। तो विशेषण में देखिए जैसे मैंने लिखा मीठा, मीठा जो शब्द है वो विशेषण है, यहाँ पे हो जाएगा मिठास। मीठा का क्या हो जाएगा, मिठास। मीठा, मीठा जो होता है, मीठे में जो स्वाद आता है वो क्या हो जाता है, मिठास हो जाता है। अगर मैं बात करूं मोटा, मोटा अगर मैं लिखता हूं तो यहाँ पे हो जाएगा मोटापा, मोटापा, ठीक है। मोटापा जो शब्द है वो क्या रहेगा, भाववाचक संज्ञा रहेगा। अगर मैंने लिख दिया छोटा, तो यहाँ पे छोटा जो शब्द है वो विशेषण है, लेकिन मैं यहाँ पे लिख दूंगा छुटपन। क्या हो जाएगा, छोटे का क्या हो जाएगा, छुटपन हो जाएगा। आगे अगर बात की जाए जैसे यहाँ पे लिखने जैसे अपना है मधुर, मधुर का क्या हो जाएगा, मधुर शब्द जो है, मधुर शब्द विशेषण है और इसका अगर भाववाचक संज्ञा की जाए तो हो जाएगा मधुरता, ठीक है। तो ये कुछ उदाहरण 4-5 मैंने बता दिए, आपकी किताबों में बहुत सारे होंगे, वहां से आप देख लेना। बाकी इनको ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, बस इनको ध्यान में रखना है, ये पढ़ लिया करो बस। आपके दिमाग में अगर है ये चीज़ें तो आपकी कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए आगे मैं अगर बात करूं विशेषण के बाद में अगर क्रिया की बात की जाए कि क्रिया से भाववाचक संज्ञाएं कैसे बनती हैं, तो यहाँ पर देखिए क्रिया के भी मैं उदाहरण कुछ जो है वो यहाँ पर दे देता हूँ। यहाँ पर लिखेंगे सबसे पहले क्या लिखेंगे, क्रिया। तो क्रिया से भाववाचक संज्ञा बनाना, जैसे यहाँ पे मैं लिखूं सजाना, तो सजाना का क्या हो जाएगा, जो सजावट जो शब्द है, सजावट, सजाना का क्या हो जाएगा, सजावट हो जाएगा। जैसे थकना शब्द है तो थकना से क्या होगा, थकावट, थकना से क्या हो जाएगा, थकावट हो जाएगा। आगे अगर बात की जाए जैसे पुकारना से, जैसे मैंने लिखा पुकारना, पुकारना का अगर आपको भाववाचक संज्ञा बनानी है तो यहाँ पे सिर्फ पुकार ही होगा। जैसे पुकारना, पुकारना क्रिया है और सिर्फ आपने लिखा कि उसने पुकार लगाई, तो पुकार जो शब्द रहेगा वो रहेगा भाववाचक संज्ञा आगे। जैसे चीखना है, चीखना अगर मैं लिखूं चीखना, तो चीखना तो जो क्रिया है, चीखना क्या है, क्रिया है, और इसकी भाववाचक संज्ञा अगर बनाई जाए तो वो हो जाएगी चीख। वो क्या हो जाएगी, चीख हो जाएगी। तो चीखना का भाववाचक संज्ञा की अगर बात की जाए तो वो चीखना होती है। देर अगर शब्द आता है तो देर का क्या हो जाएगा, देर जो शब्द आता है तो उससे हो जाएगी देरी। देर जो शब्द है उसकी भाववाचक संज्ञा की अगर बात की जाए तो वो हो जाएगी देरी, ठीक है। संज्ञाएं आपके समझ में आई होंगी। फिर भी आपके कोई समस्या हो तो आप मुझे बेझिझक जो है कमेंट करें, और भी आपका कोई मन में सवाल हो तो आप बेझिझक जो है हमें पूछ सकते हैं। संज्ञाएं मैंने यहाँ पे करवा दी हैं, कोई भी दिक्कत नहीं होती। इस संज्ञा को सिर्फ आपको महसूस करना है, समझना है इस चीज़ को। इसका कोई शॉर्टकट नहीं है कि मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे ता लगाओ, इसके ये लगाओ, कोई रूल नहीं है इसका। सिर्फ आपको समझना है। जैसे सजाना क्रिया है, क्रिया है ये, क्रिया को जैसे सजावट है, सजावट शब्द आया तो ना तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा हो सकती, ना जातिवाचक संज्ञा हो सकती, ना ये विशेषण है भाई, ये कोई भी नहीं है। ये क्या बची, फिर बची क्या है, भाववाचक संज्ञा, ठीक है। इस प्रकार आपको इनको याद रखना है।
या आपके अगर माइंड में थोड़े बहुत सेट हो जाएँगे तो उसके बाद में दिक्कत नहीं होगी। जैसे हमारे बैठा हुआ है सारा कि इसका ये होता है, इसका ये होता है, तो वो बैठ जाएगा आपके भी। ये नहीं कि हमारा विषय ये है तो इस हिसाब से हमें याद है, वो कोई दिक्कत नहीं है, कैसा विषय कोई भी हो, लेकिन ये चीज़ें जो है वो समझने से आती हैं। ऐसे नहीं है कि आपको कोई बता दे कि मैं शॉर्ट करके सारा का सारा बता दूँगा और ये हो जाएगा और वो हो जाएगा, और ऐसा कुछ नहीं होने वाला। सब कुछ आपको पढ़ना ही पड़ेगा और अच्छे ढंग से उसको समझना पड़ेगा। अगर समझा ढंग से है, सही तरीके से इसको माइंड में बैठाया है, तो अपनी दिक्कत नहीं होगी। अन्यथा आपको जो है कितना ही आप घूम लो, कितने ही आप वीडियो देख लो, किसी में कोई भी जो है आपको सार तत्व नहीं मिलने वाला। तो चलिए आज के लिए इतना ही मेरे ख्याल से काफ़ी होगा। तो अपन जो है अपना अगला जो वीडियो रहेगा वो रहेगा सर्वनाम का। संज्ञा अपन ने पढ़ ली है और वीडियो अगर मेरा पसंद आता है तो इसे लाइक ज़रूर करें। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि अपना चैनल जो है वो और भी ज़्यादा आगे बढ़ सके। और अभी तक अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। तो मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ में, तब तक के लिए थैंक यू।